मैं आज आपके सामने पेश हो रहा हूँ क्योंकि हमारे ये रिज़ल्ट्स आए हैं 2020-21 के प्रोविज़नल रिज़ल्ट्स, और उसमें ये देखा गया है कि जो इकॉनमी है वो 3.94% से ग्रो कर रही है। तो अगर इसको इस मद में देखा जाए कि जब ये हुकूमत जिस वक्त आई 2018 में, तो $20,000 का करंट अकाउंट डेफिसिट था, फिस्कल डेफिसिट भी काफ़ी हाई था। लेकिन बाकी सारी चीज़ों को एक तरफ रख दें, हमारे डॉलर ही ख़त्म हो रहे थे। हमारे पास इतनी सख्त ही नहीं थी कि हम वो $20 बिलियन का जो करंट अकाउंट डेफिसिट वो पूरा कर सकते। तो इस हुकूमत को IMF के पास जाना पड़ा, और IMF ने इस दफ़ा सख्त रवैया अपनाया। मुझे याद है 2008 में जब मैं IMF गया था तो एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर था, उन्होंने हमें हेल्प किया। इस दफ़ा उन्होंने फ्रंट लोडिंग करवा दी, सारी टैरिफ इंक्रीज़ कर दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, एक्सचेंज रेट को डिवैल्यू करवा दिया। उससे इकॉनमी जो है वो ज़ाहिर है टेल स्पिन में चली गई, ग्रोथ जो है वो कम होगी। लेकिन स्टेबलाइजेशन ज़रूरी थी। अब उसके बाद कोविड भी आ गया। कोविड ने और इस चीज़ को इस पे असरअंदाज हुआ। लेकिन आई थिंक प्रूडेंट पॉलिसीज़ जो थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की कोविड पे, उसने हमें बचाया इससे, क्योंकि टोटल शटडाउन्स नहीं किए, स्ट्रेटिजिकली इसको शटडाउन्स क्रिएट किए गए, और उससे हम एक अच्छे तरीके से निकले। लेकिन साथ साथ जो IMF के जो हमारे कंस्ट्रेंट्स थे वो तो चल ही रहे थे। इस हुकूमत ने चंद टारगेटेड चीज़ों के ऊपर तवज्जो दी, और वो ये था कि हाउसिंग को के ऊपर तवज्जो दी, एग्रीकल्चर पे तवज्जो दी, जो इंडस्ट्री थी स्पेशली एक्सपोर्ट इंडस्ट्री उस पर तवज्जो दी। तो उससे हुआ ये कि आपकी स्टेबलाइजेशन के साथ साथ एक ग्रोथ भी आना शुरू हो गई है। तो ये 3.94 जिसको लोगों ने कंट्रोवर्शियल बना दिया है वो होना नहीं चाहिए, बिकॉज़ ये एक बड़े शफाफ तरीके से प्लानिंग डिवीज़न ने किया है, फाइनेंस का इसके साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो ये एक नंबर है जो कि हमें उम्मीद दिलाता है कि अगर हम अब आगे चलें इसको ग्रोथ की तरफ, तो शायद अगला साल जो है, जो मैं कह रहा था कि 5% हमें ग्रोथ दिखानी चाहिए, वो हो सकती है, और उसके अगले साल 6% प्लस हो सकती है। तो क्या स्ट्रैटेजी है? पहली स्ट्रैटेजी तो मेरे आने से ये हुई कि हमने कोई 12 सेक्टर्स हैं उसकी शॉर्ट टर्म, मीडियम और लॉन्ग टर्म प्लानिंग की है। वो प्लान्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए हैं। इस महीने के एंड से पहले हम प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंट कर देंगे। और उसमें क्या है वो स्ट्रैटेजी, पूरी स्ट्रैटेजी में क्या है? पहली तो चीज़ जो है वो प्राइस स्टेबिलिटी है। महंगाई जो कि पूरे दुनिया के बीच में बढ़ चुकी है, हर चीज़ आइटम की बढ़ चुकी है, उसका रिफ्लेक्शन हमारे पे भी हो रहा है, क्योंकि हम भी कनेक्टेड हैं। क्योंकि अब हम फूड सरप्लस मुल्क नहीं रह गए, हम फूड डेफिसिट कंट्री हो गए हैं। तो हमें इंपोर्ट करने पड़ेंगे कई चीज़ें, और ये इस हुकूमत की वजह से नहीं हुआ। ये काफ़ी जो अरसे से हमने एग्रीकल्चर के ऊपर तवज्जो नहीं दी, उसकी वजह से हम फूड डेफिसिट कंट्री बन गए। सो प्राइस स्टेबिलिटी के लिए में शुरू में तो हमें एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लेने पड़ेंगे। जो लोग होर्डिंग कर रहे हैं, प्रॉफिटेरिंग कर रहे हैं, उनको हमें सख्ती से निपटना पड़ेगा। हम सप्लाइज जो है फूड की सप्लाइज को ज़्यादा करेंगे। लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म के बीच में हम जो स्ट्रक्चर्स क्रिएट करेंगे, कमोडिटी वेयर हाउसिंग, कोल्ड स्टोरेजेस, और किसान की जो अपनी प्रोड्यूस है चाहेंगे कि वो खुद आके मंडियों पे आके बेचे,
ताकि एक प्राइस स्टेबिलिटी आए। और तवज्जो होनी चाहिए एग्रीकल्चर में ताकि प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो। तो ये जो है ये हमारा मीडियम लॉन्ग टर्म है, लेकिन शॉर्ट टर्म में हम इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली टैकल करेंगे और हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स क्रिएट के टैकल करेंगे। जहाँ जहाँ लोगों ने ज़्यादा प्रॉफिट बनाए हम फ्लड कर देंगे उसको। दूसरा हमारा जो फोकस होगा वो है ग्रोथ, कि हमने इकॉनमी को ग्रो करना है। इकॉनमी की ग्रोथ ज़्यादा होगी, उसमें सारी चीज़ें जो हैं, एम्प्लॉयमेंट भी होती है, उसके बीच में रेवेन्यूज़ भी होते हैं, उसकी वजह से मतलब लोगों की इनकम्स भी बेहतर होती हैं। अब इसमें दुनिया के बीच में एक फ़िलासफ़ी थी ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट, जो हम अभी तक फॉलो कर रहे थे कि ऊपर से आपने इकॉनमी को ठीक किया, वो उसके जो बेनिफिट्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता गरीब आदमी तक आए। लेकिन हमारी जो इकॉनमी जो ज़्यादा देर तक सस्टेनेबल रहती नहीं है ग्रोथ, तो वो 5-6 साल के बाद फिर लोग जो है वापस गिर जाते हैं। तो इस दफ़ा हमने ये इस पे ट्रिकल डाउन पे सिर्फ इन्हिसार नहीं करना, हमने बॉटम्स अप भी करना है। वो हमारे 4 से 6 मिलियन हाउस होल्ड जो नीचे वाले हैं, उन बेचारों का क्या कसूर है? क्या वो पाकिस्तान के बाशिंदे नहीं हैं? क्या उनको हक नहीं पहुँचता? उनके पास भी एक छत होनी चाहिए, उनके पास भी रोज़गार होनी चाहिए, उनके बच्चे भी तालीम होनी चाहिए और सेहत उनके लिए हम उनका ख्याल रखें। तो हम एक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये एक मेजर इनिशिएटिव अभी करने जा रहे हैं, जिसके बीच में ट्रिकल डाउन के ऊपर तो हम काम कर रहे हैं। एग्रीकल्चर पे काम करेंगे, इंडस्ट्री पे काम करेंगे, एक्सपोर्ट्स पे काम करेंगे, हाउसिंग पे काम करेंगे, इन सब चीज़ों पे काम करेंगे, लेकिन बॉटम्स अप भी करेंगे। हम आम आदमी के लिए भी स्कीम्स लेके आएंगे जहाँ उनकी रोज़गार हो, उनके पास मतलब, और जहाँ हमें एग्रीकल्चर में गरीब किसान के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन देना पड़े वो भी हम देंगे। सो वो एक मेजर रेवोल्यूशन होगा जो हम लेके आ रहे हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि हमारी, जिस तरह मैंने कहा कि जो प्रोडक्टिव सेक्टर्स हैं उसके ऊपर हम तवज्जो देंगे ताकि एग्रीकल्चर में सरप्लस फूड क्रिएट करें, इंडस्ट्री के उसको कम्पिटिटिव बनाएं ताकि इंपोर्ट्स कम हों, एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हों। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, और ये आप देख लें हमारी हिस्ट्री की, जब भी हमारा क्राइसिस आया वो इसलिए आया कि हमारे पास डॉलर कम हो गए हैं, डॉलर ख़त्म हो जाते हैं। वो क्यों? क्योंकि हम ग्रोथ करते हैं। जब ग्रोथ करते हैं तो इंपोर्ट्स बढ़ती हैं, कंजम्पशन बढ़ती है, हमारी एक्सपोर्ट्स उसको साथ वो नहीं कर सकती, पेश नहीं कर सकती। तो क्या होता है? डॉलर कम हो जाते हैं और फिर हम एक क्राइसिस में चले जाते हैं, फिर IMF के पास चले जाते हैं। तो इस दफ़ा हमें ये ज़रूरी करना है कि एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। और ये जो है इस वक्त तक जो हमें ज़ाहिर है हम लोगों ने जो एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, लेकिन और बढ़ाना है हमने। हमारी रेमिटेंसेस ने हमें इस वक्त तक सहारा दिया हुआ है, और ये मैं कहूँगा यकदम ये रेमिटेंसेस क्यों बढ़ना शुरू हो गई हैं, ये FATF का भी एक वजह है और कोविड की भी वजह है। लेकिन एक सबसे बड़ी वजह यह है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ लव इमरान खान, वो इमरान खान की वजह से पैसे ज़्यादा से ज़्यादा भेज रहे हैं। चले वो एक हमारे लिए इस वक्त तो हमें उसने संभाला है, लेकिन हमने एवेंचुअली एक्सपोर्ट्स बढ़ाने हैं, हाउसिंग को हमने करना है। क्या वजह है कि पाकिस्तान की मॉर्गेजेस जो हैं वो 0.25% ऑफ GDP हैं, और थाईलैंड 26 है, हिंदुस्तान 10 है, और मलेशिया 36 है। क्यों? तो हमें वो बढ़ाना है क्योंकि हर आदमी को हमने घर देना है। सो ये हम जब बढ़ाएंगे तो इससे जो है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे जो है इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ेगी, और सबसे ज़्यादा जो 2-3 अहम चीज़ें हैं जो मैं जो प्रायोरिटी में है वो है रेवेन्यूज़ बढ़ाने हैं। जब तक FBR के रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हमारे पास रेवेन्यूज़ नहीं बढ़ेंगे, हुकूमत हमेशा मकरूज़ ही रहेगी और फिस्कल डेफिसिट जो हैं वो कम नहीं होंगे, और जो है प्राइवेट सेक्टर को क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो रेवेन्यूज़ 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 ये और एक बहुत क्रिटिकल चीज़ है जो हमने बढ़ाना है। फिर फाइनेंशियल सेक्टर में हमारा ख्याल है कि हमारा बैंकिंग सेक्टर बहुत एफिशिएंट है। अगर बहुत एफिशिएंट है तो ये क्या वजह है कि हमारी इस वक्त जो मनी सर्कुलेशन है, जो पैसे जो बैंकों में नहीं है वो 42% है। इसका मतलब लोग पैसे बाहर लेके बैठे हुए हैं। अगर हम इतनी एफिशिएंट हो तो वो कम से कम बैंकों में रखें ना पैसे, और कम से कम प्रोडक्टिव यूज़ हो उसकी, तो वो हम देखेंगे करेंगे। दूसरा ये है कि पूरे मुल्क से पैसे इकट्ठे होते हैं
और 9 शहरों में खर्च हो जाते हैं 85%। ये नहीं होना चाहिए। KPK का अगर सेविंग्स है तो KPK में ही खर्च होनी चाहिए। बलूचिस्तान की सेविंग्स है तो बलूचिस्तान में ही खर्च होनी चाहिए। सिमिलरली नॉर्थ सिंध, साउथ पंजाब, आज़ाद कश्मीर, हमने इसको ठीक करना है। ये सारी चीज़ें जो हैं, ये जब हम ठीक करेंगे तो हमारा ख्याल ये है कि ये 6% ग्रोथ इंशाल्लाह होगी, लेकिन हमने इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ करनी है। सबके लिए ग्रोथ होनी चाहिए, गरीब के लिए, मिडिल क्लास के लिए, अमीर के लिए एक जैसी ग्रोथ होनी चाहिए। और ये उस वक्त होगी जब हम ये फंडामेंटल अपने जो हमारे जो फॉल्ट लाइंस हैं इसको ठीक नहीं करेंगे। ये हुकूमत पहली दफ़ा बहुत अरसे के बाद जब से प्लानिंग कमीशन टूटा 60s का, अर्ली 70s में, उसके बाद ये एक बड़ी प्लानिंग एक्सरसाइज कर रही है, फोकस्ड है और उस पर अमल करेगी। शुक्रिया। जी जी हजूर। सर शहबाज राना फ्रॉम द एक्सप्रेस ट्रिब्यून। जी आपने जी जी स्टार्ट में फरमाया कि ये जो ग्रोथ नंबर है इसको कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए और इसका फाइनेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन सर ये हकीकत नहीं है कि क्या डॉक्टर वकार मसूद खान साहब ने एक मीटिंग बुलाई थी PBS की के लोगों की और उनको कहा था कि 4% नंबर चाहिए, और जो उन्होंने मीटिंग की थी क्या उन्होंने आपकी इजाज़त से की थी PBS के लोगों से? बिल्कुल उन्होंने ये नहीं कहा। ये आपने, अगर आपको किसी ने ये बताया तो गलत बात की है। वकार मसूद साहब जो हैं वो कभी ऐसी मीटिंग ना बुलाएंगे ना ऐसी बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, मैं वो शख्स हूँ जिसने 2009 के बीच में एक टेक्निकल असिस्टेंस ली थी और कहा था कि PBS जो है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका जो बंदे भी होने चाहिए वो भी बाहर से, चंद बंदे बाहर से लेके आएँ, और उसकी रिपोर्टिंग गवर्नमेंट की ये डिपार्टमेंट्स में नहीं होनी चाहिए। मैं जब चला गया तो वो उन्होंने इंडिपेंडेंट तो उसको कर दिया या उसको रिवैम्प तो किया, लेकिन फिर से वो फाइनेंस डिवीज़न में ही रिपोर्ट होता रहा। और इस हुकूमत में आके उन्होंने उसको प्लानिंग में डाला और ये फाइनेंस के नीचे अब नहीं है। आपकी ये खबर जो है वो ठीक नहीं है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि आप जब आए थे तो आपने कहा था कि बजट स्ट्रैटेजी पेपर को हम रिवाइज करेंगे। आपने क्या सर वो रिवीजन कर लिया है, और क्या IMF के साथ आपने निगोशिएट कर लिया है कि जिसके तहत आप टैक्सेस में तो इजाफा चाहते हैं लेकिन जिस अंदाज में वो देख रहे हैं वो नहीं करना चाहते, और दूसरा जो पावर टैरिफ में इजाफा है वो भी आप नहीं करना चाहते? तो क्या IMF के साथ आपकी चीजें फाइनलाइज हो गई हैं सर? जी मेरे देखें, बिल्कुल आपने सही बात की। हम वो जो है वो वर्किंग पेपर जो है वो उसको रिवाइज़ कर रहे हैं। एज अ मैटर फैक्ट हम कर चुके हैं। और ये जो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि टैरिफ जो हैं वो इस वक्त हम इंक्रीज़ नहीं करेंगे, लोगों पे बोझ नहीं डालेंगे, और हम उसके अल्टरनेट हमने प्लान जो है तैयार कर लिए हैं। और टैक्सेस पे भी यही है। टैक्सेस उन्होंने हमें कहा था कि अगले साल जो है आप 5.96 ट्रिलियन जो है वो टैक्सेस लेके आ जाएं। हम उसके करीब लेके चले जाएंगे विदाउट टैक्सिंग दी ऑलरेडी टैक्स्ड। उनका ख्याल था कि हम ये जो हैं निकाल दें, कई जो हमने मराहत वगैरह दिए हैं कई सेक्टर्स को, और कुछ टैक्सेस इंक्रीज़ कर दें, जो सैलरीड वाले हैं या जो जिनकी इनकम्स हैं उनको और टैक्स कर दें। हमने कहा वो ऐसे नहीं करेंगे, हम और इनोवेटिव तरीके से पैसे उतने ही इकट्ठे कर लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हम ये दोनों चीज़ों के ऊपर हमारा एक पोजीशन है, हमारी उनसे गुफ्तगू अभी शुरू है। इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि IMF जो है हमें स्पेस देगा। जी नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है डांस है जी सर स्नौला डांस है सर। जी बोले सर। ये आपने काफी चीजों का जिक्र किया है, लेकिन जो मेजर आपका प्रॉब्लम है आपने उसको मिस किया है। नेक्स्ट ईयर में भी आपकी जो मार्कअप पेमेंट है और डेट पेमेंट है वो नियरली $20 बिलियन या उसको आप कह सकते हैं $3 ट्रिलियन से ज्यादा होगी। तो ये ग्रोइंग बर्डन है आपके ऊपर और नेक्स्ट ईयर ये और बढ़ेगा।
तो इसको हैंडल करने के लिए आपके पास क्या स्ट्रेटेजी है? सेकंड ये है कि अति सलाह एक बार में एक सवाल पूछ लो भाई, एक सवाल बहुत देखें यार, जरूरी तो हर चीज है यार, जरूरी तो हर चीज है, एक सवाल पूछ लो ना। अच्छा जी, नहीं बोलने दो यार, बोलने दो। सर मेरा सवाल है, दूसरा आपका सवाल क्या था? आप बोले सनावला, दूसरा सवाल क्या था आपका? यार ऑन करो ना उसको। सर पीटीसीएल की प्राइवेटाइजेशन के $800 मिलियन पेंडिंग है, अब तो कई साल हो गए हैं, उसके बारे में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है रिकवर करने की? देखिए पहला बात जो है आपने जिसे कहा कि आपके पास पैसे किधर से आएंगे, तो एज अ मैटर फैक्ट यही तो मैं बात कर रहा था कि हमने रेवेन्यूज़ अपने बढ़ाने हैं, हमने अपने रेवेन्यूज़ बनाने हैं। हमारा जो इस वक्त जो डेट पेमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं, और वो ज़्यादा हुई बिकॉज हमने इंटरेस्ट जो है रेट्स बढ़ा दिए थे, और उसकी वजह से हमारे जो डेट बर्डन बढ़ा था। लेकिन इस वक्त फिस्कल डेफिसिट नीचे आएगा अगले साल, और ये रेवेन्यू बढ़ेंगे इंशाल्लाह, उससे ही हम पूरा कर लेंगे। ऐसी हमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा पीटीसीएल की जो बात है, पीटीसीएल के साथ भी बातचीत चल रही है, और क्योंकि हमारी रिलेशनशिप जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, तो हम चाह रहे हैं कि कोई ना कोई इसका सलूशन निकले, तो इंशाल्लाह इसी अगले साल के बीच में हम ये भी सलूशन कर लेंगे। अच्छा जी, नेक्स्ट जी तनवीर साहब। अशरफ मलखम जी, जियो टीवी से। सर आपने अभी जिक्र किया कि आईएमएफ के साथ आप कुछ ऐसी चीज़ें रिवाइज कर रहे हैं जो हुकूमत के बस में नहीं है करना, खासतौर पर टैरिफ इंक्रीज करने। तो एक चीज़ और भी नई आई थी आईएमएफ की तरफ से कि फैटफ से निकलने की शर्त रखी गई थी कि जब तक पाकिस्तान फैटफ से निकल नहीं जाता उसकी ग्रे लिस्ट से, उस वक्त आईएमएफ का प्रोग्राम ऑपरेशनल नहीं होगा। उस शर्त पे भी दोबारा रीनेगोशिएशन करेंगे। और साथ ही जो रियल सेक्टर की अमनेस्टी की एक शर्त थी एफएटीआई अपने आईएमएफ के प्रोग्राम की तरफ से, उसमें कब तक मजीद कितनी एक्सटेंशन होगी? अभी तक तो पाकिस्तान एक्सटेंशन पे चल रहा है, और जो आपने जिक्र किया कि 40% रकम जो है पाकिस्तान की सेविंग्स बैंक से बाहर पड़ी है, सारी की सारी रियल स्टेट सेक्टर में जा रही है, जो कि एक बिजनेस एक्टिविटी तो हो रही है, लेकिन मार्केट को उसने बहुत ज़्यादा इन्फ्लेट कर दिया है। जो रियल हाउसिंग वाला है बायर, उसको लिए खरीदना मुश्किल हो गया, ब्लैक मनी जा रही है रियल स्टेट में। ये सारी आईएमएफ की कंडीशंस थी जी, इन पे आपकी बात। आईएमएफ की जो कंडीशंस आप कह रहे हैं कि फैटफ वाली, तो मेरे नज़र में तो ऐसी चीज़ कोई नहीं गुजरी। लेकिन हैविंग सेड दैट, हम फैटफ की कंडीशंस को ऑलमोस्ट मीट कर चुके हैं। एक आधा आइटम रह जाता है जो कि ट्रांजैक्शनल है, वो पॉलिसी वाला नहीं है। तो हमें उम्मीद है कि अभी ये जून की मीटिंग जो होंगी तो इंशाल्लाह हमें फेवरेबल उस पर रिस्पांस मिलेगा। लेकिन इसके ऊपर डिपेंडेंट नहीं है आईएमएफ प्रोग्राम। दूसरा आपने मुझे कहा कि वो एमनेस्टी जो है, एमनेस्टी है उसने जून में ख़त्म हो जाना है। अब हम कोशिश ज़रूर करेंगे, ये कोविड-3 जो है इसकी वजह से हम उनसे कोई एक लीवे लें कुछ और अरसे का, लेकिन अभी तक 1.5 साल का हम लीवे दे चुके हैं हाउसिंग इंडस्ट्री, और बहुत प्रोजेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं। तो ये मेक और ब्रेक नहीं है पाकिस्तान के लिए। जो आप बात कर रहे हैं कि ये पैसे जो हैं रियल एस्टेट में जाते हैं, बिल्कुल जाते हैं। हम चाहेंगे कि ये रियल एस्टेट से मतलब ये इनफॉर्मल इकॉनमी से निकलें, उसके लिए हमने ये प्रोग्राम्स दिए थे। बट ये एक ऑन गोइंग चीज़ होगी, क्योंकि इस वक्त मैं आपको ये भी बता दूं कि इस बजट में हम जो है बड़ी लीनियंसी दिखाएंगे इन टर्म्स ऑफ हरासमेंट हम ख़त्म करेंगे, और ये चाहेंगे कि लोग जो हैं सेल्फ असेसमेंट करें, और उसकी थर्ड पार्टी ऑडिट जो है वो भी थर्ड पार्टी होनी चाहिए। जिस तरह मैंने 2009 में कहा था, अभी भी वैसे करेंगे। लेकिन उसकी एक दूसरी साइड भी होगी। दूसरी साइड ये होगी कि जो लोग जो अपने मतलब सेल्फ असेसमेंट और ईमानदारी से नहीं करेंगे, तो हम इस दफ़ा इंशाल्लाह लाएंगे कि लोगों को फिर जेल सेंटेंस भी होगी, हम सख्ती भी करेंगे। मतलब ज़रूरी नहीं कि हरासमेंट जब हमने एफबीआर की ख़त्म कर ली और थर्ड पार्टी को लेके आ गए और फिर भी लोग समझेंगे बस मादर पिदर आज़ाद हो गए, वो नहीं होंगे। जो टैक्स नहीं दे रहे अगर वो पकड़े गए तो फिर जिस तरह दूसरे दुनिया में होता है, सिर्फ उसके ऊपर वो पेनल्टीज नहीं लगती, फिर जेल जाए। तो इसलिए हम ये रियल एस्टेट को भी ये समझ होगी कि भाईजान जो है वो जो एक फ्रेमवर्क है उसके तहत हम काम करें, अदरवाइज जो है मुश्किल हो जाएगी। जी नेक्स्ट। सर मेरा नाम तनवीर हाशमी है, मैं जंग अखबार से हूँ। हेलो जी जी जी
जी जी जी आवाज आ रही है। जी मेरा क्वेश्चन ये है सर कि बहुत सारा काम टारगेटेड सब्सिडीज के ऊपर हो रहा था और ये IMF की शराइत भी थी कि सब्सिडीज को ज्यादा से ज्यादा कम किया जाए। तो सर क्या जो सब्सिडीज हैं क्या इसके ऊपर भी बजट के अंदर क्या कम की जाएंगी, और जो गरीब लोग हैं खासतौर पर जो बिजली के ऊपर सब्सिडीज थी या जो फूड के ऊपर सब्सिडीज है और बाकी चीजों के ऊपर, तो क्या इसको भी कम करेंगे बजट के अंदर या इसको क्या रेशनलाइज किया जाएगा? जी इसको टारगेट करेंगे। अब देखें इस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें 35 मिलियन हाउस होल्ड है और 29 मिलियन को सब्सिडी मिल रही है। ये तो ठीक नहीं है ना। इसका मतलब है जो जो जिनका हक है उसके अलावा बहुत लोगों को मिल रही है, तो वो तो नहीं इस चीज़ के ऊपर माइंड करते जिनको मिल रही है और नहीं मिलनी चाहिए। तो हम इसको टारगेटेड करेंगे। उसके लिए सानिया निश्चित ने एक हाईवे क्रिएट किया है हाउस होल्ड इनकम्स का। तो हम जो निचली जो 40-45% जो हमारी पॉपुलेशन है उसको सब्सिडाइज करेंगे, उसको बिजली पे भी करेंगे, उसको आटे पे भी करेंगे, हम दूसरे जो एसेंशियल्स हैं उस पर भी करेंगे, लेकिन सबको नहीं करेंगे। वो टारगेटिंग जो है वो अगले साल से शुरू हो जाएगी। नेक्स्ट जी ये मेरा मेरे ख्याल में जी जी बोले, मैं सुन नहीं रहा था, आप बताएं। यार ये देखें वो बोल रहे हैं यार आवाज नहीं आ रही। उजाम इरशाद अंसारी मेरा नाम है सर। मेरी आवाज आपकी आवाज नहीं आ रही थी, आप फिर से बोल रहे हैं प्लीज। अब आ रही है आवाज तरीन साहब? आ रही बिल्कुल आ रही। अच्छा, इरशाद अंसारी मेरा नाम है सर। मैं एक्सप्रेस से मेरा ताल्लुक है, एक्सप्रेस टीवी से। अच्छा सर, एक तो ये कि क्या ये अभी आप वर्किंग पेपर भी जो है वो रिवाइज कर रहे हैं, और बाकी भी अभी आप कल से मेरा ख्याल है कि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ मीटिंग करने जा रहे हैं, और बाकी बिजनेस कम्युनिटी और दूसरे स्टेक होल्डर्स से आपकी मीटिंग जा रही है। क्या ये सफिशिएंट टाइम होगा कि आप बजट जो है वो प्रॉपरली रियल जो है वो आजादोशुमार जो है टारगेट रख के जो है वो बना पाएंगे, या बजट जो है वो मजीद ताखीर का शिकार हो जाएगा, या उजलत में बनाया गया बजट किसी मिनी बजट के जो है वो पेशरफ नहीं होगी, इसके बाद मिनी बजट नहीं आएगा? तो दूसरा सर मेरा इसी से मुताल्लिक एक छोटा सा आपसे क्वेश्चन है कि ये आपने लास्ट टाइम भी ये आपको कराया जाता था कि आपने NFC अवार्ड दिया था, और उसके बाद से अबूरी NFC चल रहा है, और अभी तक जो है वो NFC शौकत अजीज साहब हफीज शेख साहब ने बनाया, लेकिन उस पर कुछ नहीं हो सका। अभी फिर आप जो है वो वज़ीर खजाना है, तो क्या NFC पे भी कुछ करेंगे? क्योंकि सूबों का जो है वो इसमें बाद लोगों का ख्याल है कि पिछले NFC में कुछ आपने जो है वो फार्मूला बनाते हुए कुछ इसमें गलतियां हुई हैं सूबों के हवाले से, तो क्या उसको आप जो है वो रिवाइज करेंगे? नए NFC पे भी कोई चीज बातचीत होगी? देखिए जी, पहली बात तो ये है कि हम तैयारियां शुरू हैं। ये नहीं है कि अब हम लोग ने तैयारियां शुरू नहीं की। मैं थोड़ा सा ज़ाहिर है बीमार हो गया, लेकिन इस वक्त पूरे फुल स्विंग में है बजट की तैयारियां, और इंशाअल्लाह एक कॉम्प्रिहेंसिव एक वेल थॉट आउट बजट हम देंगे जिसमें आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस होंगे, और वो जो है जून के अवाइल में ही हम इंशाल्लाह दे देंगे। अभी इस वक्त जो डेट आ रही है वो तकरीबन जून 11 की आ रही है, तो इंशाल्लाह देंगे। और इसमें आप देखेंगे कि हम ये हैपहैज़र्ड तरीके से नहीं तैयार हुआ ये बड़े एक्सपीरियंस लोग बैठे हुए हैं हमारे मिनिस्ट्री के बीच में, तो ये तो होगा। दूसरा NFC की बात की तो जी NFC के बीच में कोई ऐसी वो उजलत नहीं हुई थी। आपने 50-50 था आपका, सबवेंशन मिला लें, आपने डिवॉल्व की थी बहुत मिनिस्ट्रीज प्रोविंसेस को, और वो उसके एडिशनल पैसे दे दिए गए थे उन लोगों को। और उसमें नॉट ओनली वर्टिकली हमने ये थोड़ा ज़्यादा उनको इसलिए दिए कि हॉरिजेंटली उन्होंने चेंज कर दिया था, सिर्फ पॉपुलेशन पे नहीं था, और उसको वो उनके लिए एक इंसेंटिव था। अब हमने ये देखा कि उसमें प्रोविंसेस ने अपने पैसे तो जो खर्च करने थे वो एक तरीके से उन्होंने ठीक तरीके से नहीं किए, वो उनकी सवाबदीद। लेकिन फेडरेशन ने भी जो चीज़ें अपनी कम करनी थी वो नहीं की। तो एक NFC की जिसको आप रिवीजन कहते हैं वो ज़रूर होनी चाहिए, और वो मैं कोशिश करूँगा एक कंसेंसस के साथ बैठ के उसको किया जाए।
लेकिन एंड ऑफ द डे वी मस्ट अंडरस्टैंड कि ये एक जॉइंट एफर्ट होती है प्रोविंसेस की और फेडरेशन की, मिल के हमको चलना है। लेकिन जो मेन चीज़ उस एनएफसी के बीच में थी, दो चीज़ें थी, और वो आप प्लीज़ अभी ये मैं आपके ज़रिए सारी कौम को कहना चाहता हूँ कि उस वक्त 8.8% टैक्स टू जीडीपी था, और हमने ये बिल्कुल एग्री किया था 8.8% पूरे मुल्क के लिए ठीक नहीं है। आप जब तक 18 से 20% पे नहीं जाएंगे, हम दोनों जो सूबे और फेडरेशन खुश नहीं रह सकते। हमने वो और कहा कि अभी एक दिन में नहीं होगा ये ज़्यादा, तो आप अगले हर साल में 1% इंक्रीज़ करें ताकि 10 साल में आप तकरीबन 19% पे चले जाएं। वो क्या हुआ? उसका कुछ नहीं हुआ। तो जब हम अपना जो बेसिक जो प्रिंसिपल है उसको नहीं मानेंगे तो फिर उसके बाद इस तरह प्रॉब्लम में रहेंगे। आज फर्ज करो वही जो हम लोग कहा था, आज 11 साल गुजर गए हैं, आज 20% टैक्स टू जीडीपी होता तो 10 ट्रिलियन की हमारी टैक्स होती। 10 ट्रिलियन की टैक्स के बीच में आपके ख्याल में किसी को प्रॉब्लम होता? कोई इस वक्त नहीं होता। तो हमने जो अपने अहदाफ अपने लिए तैयार किए थे वो हमने खुद नहीं पूरे किए। तो अब हम कोशिश करेंगे कि फेडरेशन जो है वो इसको मैंने कहा है अगले 6 से 7 साल में हम इसको 20% पे लेके जाएंगे ताकि ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाए। और दूसरा था कि हमने एक्सपेंसेस कम करने हैं, जिसमें एसओईज के एक्सपेंसेस वगैरह हैं, और वो जो हैं कम नहीं हुए। जी नेक्स्ट। हेलो, लास्ट बात कर रहा हूँ। हेलो, हम न्यूज़ इमरान साहब जी। इमरान मुझसे बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम तरीन साहब, इमरान सुल्तान है। आज न्यूज़ से जी 2018 से पहले 2008 और अब 2021 जो मेन हमारी इकोनॉमी में पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा डेट पड़ा है वो सर्कुलर डेट के हवाले से पड़ा है। सर्कुलर डेट में आप क्या कर रहे हैं 2018 में? आपसे पहले हफीज शेख साहब, उनसे पहले असद उमर साहब, जो पीटीआई की इस हुकूमत की पॉलिसी थी सर्कुलर डेट को लेकर, वो किस हद तक कारामद साबित हुई, और आपका क्या विजन है? आप किस तरीके से टैकल करेंगे सर्कुलर डेट को, जो बहुत बड़ा मसला है इस वक्त हमारी इकोनॉमी का? ये बहुत बड़ा मसला है, और इसने हमें बहुत तरीके से हमें एक किस्म से हमें वो है, एक किस्म एंग्जाइटी है इसके ऊपर। और वो वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हमारे पास जिसका एक वक्त में अंधेरे थे और जो थी सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी की नहीं थी, हमने जाके फिर कारखाने लगाने शुरू कर दिए। हमने ये नहीं सोचा कि हमें कितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है या कितनी नहीं है, हमने दबा के लगा दिए। अब हमारे पास एक्सेस कैपेसिटी हो गई है। अच्छा, ख्याल ये था कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी तो ये एक्सेस कैपेसिटी यूज़ हो जाएगी, लेकिन हमने उससे भी ज़्यादा लगा दिए। तो अब ये हालत है कि 2018 में जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो 465 बिलियन की थी। 2023 में वही कैपेसिटी पेमेंट 1455 बिलियन की होंगी। तो आप अंदाज़ा करें कि ये क्यों? इसलिए नहीं कि सिर्फ ग्रोथ नहीं हो रही, क्योंकि ग्रोथ चलें 1-2 साल में कम हुई है, लेकिन ये ग्रोथ अगर 10-12% भी होती है हर साल तो ये फिर भी कैपेसिटी जो है ज़्यादा थी। तो हमने अब उसके साथ क्या करना है? पहली चीज़ तो ये करनी है कि इस वक्त जो हमें पेमेंट्स आ रही हैं हम किसी तरीके से उसको इवन आउट करें और स्ट्रेच करें, ताकि बोझ जो है ये आवाम पे नहीं पड़े। क्योंकि एक तरीका तो ये है कि आप कैपेसिटी पे आप बढ़ाते जाएं टैरिफ्स, लेकिन कितनी देर तक यार? लोग तो पिस गए हैं यार, हमारी इंडस्ट्री अनकम्पिटिटिव हो रही है। तो हम एक तो ये करेंगे, इनको हम स्ट्रेच आउट करेंगे ताकि ये अगले 3-4-5 साल के लिए हमें कोई वक्फा मिले। उसके बाद जो मेरी स्ट्रैटेजी है और जो मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर की स्ट्रैटेजी है कि ग्रोथ स्ट्रैटेजी, हम ग्रोथ को ऊपर लेके जाएं, 6-7-8% पे लेके जाएं ताकि ये एडिशनल कैपेसिटी जो है यूज हो सके। सो ये एक और कॉम्प्रिहेंसिव प्लान इस पे बन रहा है, हम शेयर करेंगे आपके साथ। जी नेक्स्ट। बोले सर, ये फरमाइएगा कि फैटफ की एक तलवार हमारे ऊपर लटक रही है। जून 2018 से हम एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में हैं। हमने एक्शन प्लान काफी हद तक मुकम्मल भी किया है, लेकिन आप नहीं समझते ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड किस्म का एक डिसीजन है? और इस बार जून में जो मीटिंग होने जा रही है, आप समझते हैं कि हम फैटफ की ग्रे लिस्ट से बाहर आ जाएगा पाकिस्तान?
देखें, इस दफ़ा मैंने आपको कहा हमने सारी कंडीशनैलिटीज पूरी कर दी, एक दो ट्रांजैक्शनल हैं और वो मैं एलैबोरेट नहीं करना चाहूँगा इस वक्त, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस दफ़ा हम जून में हमारे पास जो केस है वो बहुत स्ट्रांग है कि हमें निकलना चाहिए। लेकिन आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये पॉलिटिकल है, इसमें एलिमेंट है। हिंदुस्तान जो है वो कोशिश कर रहा है दूसरों के थ्रू कि वो हमारे पे प्रेशर डाल सके, लेकिन हम भी हमारे भी कुछ दोस्त हैं, हम उनके थ्रू जा रहे हैं और कह रहे हैं कि देखें हमने तो सारा कुछ कर लिया है, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि ये हम FATF से निकलेंगे। जी खलीक तरीन साहब। जी सर। जी सर जी, एक चीज तो ये पूछनी थी कि ये जो जीडीपी के ऊपर जो कंट्रोवर्सी चल रही है, इसमें मिनिस्टर फॉर एनर्जी तो डिफेंड करने के लिए आते हैं और आप भी आते हैं, जिनका जैसे आपने कहा कि जो डायरेक्टली कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन जो कंसर्न मिनिस्ट्री है प्लानिंग, जिन्होंने इस मिनिस्ट्री को इस सारे चीजों को कोऑर्डिनेट किया, वो अभी तक इसको डिफेंड करने के लिए नहीं आ रहे, तो क्या आप चाहेंगे कि वो सामने आए और अपने नंबर जो है उनको डिफेंड करें? नंबर एक। और नंबर दूसरा सर, आप ये कहते हैं कि जी हम रेवेन्यू की एक सिचुएशन है, जितना हम बढ़ा सकते हैं उतना ही बढ़ाएंगे, साथ में जो पावर कंपनियां हैं उनके जो लॉसेज हैं वो तो अपनी जगह आपने जिक्र भी कर दिया कि जी कैपेसिटी पेमेंट्स कितनी है, और उसके साथ सब्सिडीज भी हैं, डेट पेमेंट सर भी है। तो हमारे पास जो एडिशनल क्वेश्चन आप कहां से क्रिएट कर रहे हैं कि हमारा डेफिसिट जो है वो 6% या 6.5% का जो टारगेट आप रख रहे हैं वो मीट हो सके? देखिए खलीक, आपने एक दो चीज़ें कही हैं। पहली बात तो ये है कि मैंने एक तो मैं बीमार था तो मैं इसलिए नहीं आया, लेकिन जिस तरह आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया कि ये मेरी मिनिस्ट्री के नीचे PBS नहीं आता, लेकिन असद उमर साहब ने भी कल एक ट्वीट कर दिया है, उन्होंने मेरे ख्याल में एक स्टेटमेंट भी दी है, लेकिन मैं उनको अर्ज करूँगा कि ही कैन कम टू द प्रेस एंड टॉक अबाउट इट, क्योंकि हमें किसी चीज़ को छुपाने की ज़रूरत है ही नहीं। आई थिंक जो मुझे पता चली है प्रोसीडिंग में, मैं तो इस हद तक जाऊंगा कि यार किसी को अगर शक है तो आके नंबर्स देख लें। ये तो हमें, इमरान खान तो वो शख्स है जिसने न्यूट्रल एम्पायर लेके आया था, उसने कहा था, और नॉट ओनली कि अपने मैचेस में लेके आया था, उसने दुनिया में न्यूट्रल एम्पायर्स करवा दिए थे। और मैं वो शख्स हूँ जिसने कहा था कि PBS जो है उसको इंडिपेंडेंट किया जाए। तो अगर हमारे दोनों की मौजूदगी में ये कैसे हो सकता है कि हम मैनिपुलेट करेंगे नंबर्स? तो आई थिंक मैं असद साहब को कहूँगा कि वो आएँ। दूसरा, आपकी जो बात देखें, मैं आपको कह रहा हूँ हमने 1 ट्रिलियन से तो वैसे ही रेवेन्यू बढ़ा देने हैं, और दूसरा ये है कि सब्सिडीज़ जो हैं उसको हमने टारगेटेड करना है। इसका मतलब है ओवरऑल सब्सिडीज़ को कम करना है, ज़्यादा नहीं करना। तीसरी चीज़ आपने कहा कि ये इसके लॉसेज वगैरह जो हैं वो तो ज़ाहिर है इसके जो लॉसेज आएंगे वो सर्कुलर डेट के बीच में ही आएंगे। हम सर्कुलर डेट की मैं जो आपको बात कर रहा था कि हम इनकी टेन्योर्स हम स्ट्रेच करेंगे, हम सर्कुलर डेट को बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन ये भी ना आप समझें कि सर्कुलर डेट जो है अगले साल में वो ड्रामेटिकली कम होना शुरू हो जाएगा। ये जो है ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम होगा, और वो ही गुफ्तगू हमारी IMF से होगी। जी नेक्स्ट। जी अब कौन? शहबाज साहब, आप फिर आ गए। छोटा सा फॉलो आप फरमा रहे हैं कि नए टैक्सेस आप उस तरह नहीं लगाएंगे, लेकिन साथ आप ये भी फरमा रहे हैं कि जो IMF का टारगेट है उन्होंने एक आपको प्लान के अंदर दिया वो 5,963 अरब का, तो उसके करीब करीब आप रहने की कोशिश करेंगे। आपकी जो नॉमिनल GDP शौकत तरीन साहब अगले साल का अगर 5% ग्रोथ होती है और 7% आपकी इन्फ्लेशन होती है तो 12% बनती है, जबकि ये जो टारगेट है इसको हासिल करने के लिए आपको 20% प्लस की ग्रोथ चाहिए। तो ये जो गैप होगा, जो भी आप टारगेट रखते हैं, नए टैक्सेस नहीं लगाते, तो ये तो फिर थ्रू आउट आपके ऊपर एक अननेसेसरी प्रेशर नहीं होगा? क्या आप एक रियलिस्टिक FBR का टारगेट जो कि अचीवेबल हो इन मौजूदा हालात के अंदर, आपको क्या उसकी कोशिश नहीं करनी चाहिए? और सेकेंडली, जिस तरह आपने फरमाया बिजली की कीमत आप फरमा रहे नहीं बढ़ेगी, लेकिन वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन के जरिए एक जुमे को समरी मंजूर कर दी, आपके पास भी आई होगी, कि जिसके तहत वो जो टैरिफ इंक्रीज होगा क्वार्टरली, वो ₹1.72 फी यूनिट जो प्रपोज था वो आप अक्टूबर से कर रहे हैं, लेकिन उसमें एक खत्म हो जाएगा और दूसरा लग जाएगा। लेकिन जो प्रिंसिपल था आपका कि मजीद इजाफा नहीं करेंगे, वो प्रिंसिपल तो यहाँ पे कंप्रोमाइज नहीं हो रहा क्या? थैंक यू। अच्छा देखें जी, आपने पहले बात की रेवेन्यूज़ की, आप देखेंगे हम इनोवेशन लेके आएंगे। हमने इस वक्त टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, हमने टैक्स को ब्रॉडन करना है, हमने पिरामिडिंग नहीं करनी, हमने और लोगों को लेके आना है। और आप देखेंगे हम रिटेल सेक्टर के बीच में इनोवेशन लाएंगे
जिसके बीच में ये नहीं होगा कि हम मतलब लाठियां मारेंगे लोगों को, हम इंसेंटिवाइज करेंगे लोगों को वो सेल्स टैक्स दें। और आप देखेंगे हम इंशाल्लाह प्रोग्राम्स लेके आएंगे जो हमने सिर्फ ये नहीं है कि हम शुरू कर रहे हैं यहाँ, वो ऐसे प्रोग्राम हैं जो और मुल्कों ने किए हैं, तुर्की ने किया है, कोलंबिया ने किया है, बाकी जगहों में किया है। तो वो हमें एडिशनैलिटी मिलेगी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, हमें 20% ग्रोथ दिखानी पड़ेगी हमारे रेवेन्यूज़ में, और इंशाल्लाह करेंगे वो। दूसरी चीज़ आपने जो बात की, हमने कहा था हम टैरिफ इंक्रीज़ नहीं करेंगे, ये सब्स्टिट्यूशन है, 8 पैसे सिर्फ इंक्रीज़ होगा। ये हमारा एक लॉ बन गया है, ऑटोमेटिकली नेपरा के जो क्वार्टरली हैं वो हमें करने पड़ते हैं, उसको कॉम्पनसेट करने के लिए हमने दूसरी जगह से कम करके, तो वी आर नॉट इंक्रीजिंग द टैरिफ। ये हमारा वादा है और ये वादा रहेगा। और इंशाल्लाह इमरान खान का ये वादा है आवाम के लिए कि हम ये जो महंगाई है ये टैरिफ्स के थ्रू, आपने देखा कि हमने पेट्रोल प्राइसेस जो हैं, ये जब से मैं आया हूँ मैंने इंक्रीज ही नहीं की, मैंने जो जो पेट्रोलियम लेवी है उसको कम कर दिया है, सेल्स टैक्स कम कर दिया है। क्यों कर रहे हैं ये हम? हालांकि IMF नहीं चाह रहा कि ये करें, वो तो चाह रहे हैं कि ज़्यादा हो, लेकिन इसलिए कि हम आवाम के ऊपर बोझ नहीं डालेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच जेंटलमैन, थैंक यू। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में उन्होंने कहा कि हुकूमत आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है, बरामदात बढ़ाने के लिए अमली इक़दाम किए जा रहे हैं। मज़ीद उन्होंने कहा कि जून के अवाइल में वफाकी बजट पेश किया जाएगा। मुआशी शरह नमो के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि 3.94% है और IMF इस बार सख्त रवैया अपनाए हुए है। कोरोना के बावजूद मुआशी इस्तेहकाम के लिए मुख्तलिफ शुबों में काम किया, जिसमें ज़राअत, सनत और तामीरात नुमायाँ हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी थी। उन्होंने सवालात के जवाब दिए और कहा कि 12 सेक्टर्स में तवील और कलील मुद्दत मनसूबाबंदी की गई है। और कोविड-19 के दौरान उन्होंने कहा कि मुआशी पॉलिसी बेहतर रही और कहा कि हुकूमत आम आदमी की फलाह बहबूद के लिए काम कर रही है। बरामदात बढ़ाने के लिए हुकूमत की जानिब से अमली इक़दाम किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा कि जून के अवाइल में वफाकी बजट पेश किया जाएगा।